हमसा से मिलने के बाद उमर और मैंने रात वहीं गुजारी। अगले दिन उमर को एक कंसाइनमेंट लेनी थी। दूसरे रोज हम सुबह 8 बजे 2 गाड़ियों और 6 गार्ड्स के हमरा रवाना हुए। अब हमारी मंजिल सनाई गोलक नहीं बल्कि उमर का एक खुफिया अड्डा था, जहां से उसने अपने माल की डिलीवरी देनी थी। उमर ने ना तो मुझे बताया और ना ही मैंने उससे पूछना मुनासिब समझा कि उसका खुफिया अड्डा कहाँ वाक़ था। अपने साथ जाने वाली हेरोइन की खेप से मैंने अंदाजा लगा लिया था कि हमारी मंजिल सनाई गोलक नहीं। तकरीबन 4 घंटे के सफर के बाद हम एक बड़े शहर के मज़ाफ़ात में दाखिल हुए। उमर ने मुझे बताया कि ये रेहान शहर है। सनाई गोलक आते हुए मैं इस सूबाई दारुल हुकूमत से गुजरा था। मज़ाफ़ात में ही हम एक ऊंची 4 दीवारी वाले घर में दाखिल हुए। मजबूत लोहे का बना हुआ दाखिले का दरवाजा हमारे अंदर दाखिल होते ही बंद कर दिया गया। इस घर के पार्किंग एरिया में 3 गाड़ियां पहले से मौजूद थी। हमारे रुकते ही चंद आदमी आगे बढ़े और हेरोइन की खेप जिसके पैकेट बोरियों में बंद थे, हमारी गाड़ियों से उतार कर पहले से खड़ी 3 गाड़ियों में से 2 में मुंतकिल कर दिए। ये काम बड़ी तेजी से और बिल्कुल मैकेनिकी अंदाज में हो रहा था। ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट में हेरोइन की मुंतकिली का काम मुकम्मल हो गया। इस दौरान हम सब के लिए चाय और बिस्किट आ चुके थे। पोर्च के साथ बने बरामदे में हम अभी चाय पी रहे थे कि दाखिले के दरवाजे खुले और पुलिस की सायरन और सुर्ख और नीली जल्दी बुझती बत्तियों वाली 2 गाड़ियां अंदर दाखिल हुईं। जितनी देर में पुलिस की गाड़ियों ने अपने रुख दाखिली दरवाजे की तरफ किए, उमर और मैं तीसरी गाड़ी में बैठ चुके थे। उमर के मुसल्ला गार्ड्स भी हेरोइन भरी 2 गाड़ियों में सवार हो गए। पुलिस की गाड़ियां पहले बाहर निकली और हम तीनों गाड़ियों के निकलते ही एक हमारे आगे पायलट के तौर पर और दूसरी सबसे पीछे हो ली। 5 गाड़ियों का ये काफिला शहर के बीच में से गुजरता हुआ बड़ी शाहराह पर पहुंचा और तेजी से आगे बढ़ने लगा। मैंने दिल में तहैया किया हुआ था कि उमर से खुद कुछ ना पूछूंगा कि अब हमारी मंजिल कौन सी है। अगर उसने बताना मुनासिब समझा तो बता देगा, क्योंकि जासूसी, स्मगलिंग और जेर जमीन कामों में कंपार्टमेंटेशन इन सब का बुनियादी उनसर है और बेजा छानबीन करने वालों को मशकूक समझा जाता है। हम बड़ी शाहराह पर पहुंचे तो उमर ने इत्मीनान का सांस लिया। कुछ देर बाद उसने बताया कि हम फुकेट जा रहे हैं। फुकेट थाईलैंड का एक इंतहाई खूबसूरत जजीरा है जिसे पुल के जरिए मेन लैंड से मिलाया गया है। ये जजीरा न सिर्फ थाईलैंड बल्कि पूरे जनूब मशरकी एशिया में अपनी खूबसूरती में मुनफरिद मकाम रखता है और गैर मुल्की सयाह बेइख्तियार इस जजीरे पर खिंचे चले आते हैं। पुरतायुश बहरी बजरों में सवार दुनिया भर के बड़े स्मगलर भी यहाँ आकर तफरीह के साथ साथ हेरोइन की बड़ी बड़ी खेपें भी हमरा ले जाते थे। उमर ने कहा कि सयाहत का मरकज होने की वजह से फुकेट में कॉस्मोपॉलिटन पुलिस भी होती है। रेहान शहर से इसके खरीदे हुए पुलिस वाले इसलिए हमारे हमरा जा रहे हैं कि कॉस्मोपॉलिटन पुलिस के अलावा स्मगलिंग के दूसरे गिरोहों से भी मुठभेड़ होने का खदशा होता है। फुकेट से बिल्कुल करीब मेन लैंड पर उसका एक अड्डा है जहां हेरोइन रखी जाएगी। सयाहों के रूप में उसकी हेरोइन के खरीदार गैर मुल्की स्मगलर भी फुकेट में मौजूद हैं। पहले से तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक कल रात उन्हें डिलीवरी देनी है, लेकिन आज अड्डे पर हेरोइन उतारने के बाद वो मुझे फुकेट ले जाएगा और कल दिन को अपने ग्राहकों से हेरोइन की कीमत वसूल करके रात को तेज रफ्तार मोटर बोट के जरिए हेरोइन खरीदार के बजरे तक पहुंचाई जाएगी। पहले से तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक कल रात उन्हें डिलीवरी देनी है, लिहाजा आज अड्डे पर हेरोइन उतारने के बाद वो मुझे फुकेट ले जाएगा और कल दिन को अपने ग्राहकों से हेरोइन की कीमत वसूल करके रात को तेज रफ्तार मोटर बोट के जरिए हेरोइन खरीदार की कश्ती तक पहुंचाई जाएगी। हमारी गाड़ियां साहिल के करीब ही एक निस्बतन छोटे घर के करीब रुकी। घर के बाहर 3-4 थाई गालिबन हमारे इंतजार में खड़े थे। उन्होंने हेरोइन की भरी हुई बोरियां उतारी और घर के अंदर ले गए। इस दौरान पुलिस की दोनों गाड़ियां हमारे आगे पीछे कुछ फासला देकर खड़ी रहीं और उमर के मुसल्लह गार्ड्स ने भी सड़क के दोनों जानिब पोजीशन ले ली। ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट में सारी हेरोइन घर के अंदर मुंतकिल हो गई। उमर की गाड़ी ने सब अच्छा का लाइट सिग्नल दिया। सिग्नल मौसूल होते ही पुलिस की दोनों गाड़ियां वापस चली गईं। हेरोइन वाली एक गाड़ी में 2 मुसल्लह मुहाफिज बैठ गए और बाकी घर के अंदर चले गए। एक गाड़ी वहीं खड़ी रही और मुसल्लह मुहाफिजों वाली गाड़ी हमारी गाड़ी के पीछे चल पड़ी। अब हम मेन लैंड से फुकेट के जजीरे पर जा रहे थे, जहां हमें एक होटल में कयाम करना था और उमर के ग्राहकों से रकम वसूल करनी थी। मैं पहले भी फुकेट के इलाके से गुजर चुका था, लेकिन न तो कभी यहाँ ठहरा था और न ही इस इलाके से वाकिफ था। उमर ने मुझे बताया कि जिस घर में सामान रखा था वो फुकेट के साहिली पट्टी पर क्राबी का कस्बा है।
फुकेट सूबा भी है, लेकिन असल फुकेट एक जजीरा है और वही हमारी मंजिल है। थोड़े से सफर के बाद हम साहिल के एक मखसूस हिस्से पर पहुंच गए जहां दर्जनों मोटर बोट्स खड़ी थीं। उमर के कारिंदे वहां मौजूद थे। हमने दोनों गाड़ियां वहां छोड़ी और एक निहायत आरामदेह मोटर बोट में रवाना हुए। उमर ने बताया कि पुल के रास्ते से जाना महफूज नहीं, क्योंकि यहाँ की पुलिस पुल पर से गुजरने वाली गाड़ियों के नंबर नोट करती है और स्मगलिंग या किसी भी गैर कानूनी काम में मुलव्विस लोग मंजिल तक पहुंचने के लिए अपनी सवारियां कई बार तब्दील करते हैं। मुझे भी अपने महकमे में ट्रेनिंग के दौरान सिखाया गया था कि किसी का पीछा करते वक्त या किसी का पीछा करने वाले को झटकने के लिए सवारियां तब्दील करो, मुख्तलिफ रास्ते इख्तियार करो और अचानक यू टर्न लो। हमारी मोटर बोट खासी तेज रफ्तार थी। सामने रोशनियों से जगमगाता हुआ फुकेट था। आध घंटे में ही हमारी बोट फुकेट के साहिल पर जा लगी। वहां भी उमर के आदमी 2 गाड़ियां लिए हमारे मुंतजिर थे। चंद मिनटों में ही हम शंग्रीला होटल में पहुंच गए। यहाँ हमारे लिए कमरे पहले से बुक किए जा चुके थे। बंबई में भी मुझे हाजी मस्तान और यूसुफ पटेल जैसे नामी गिरामी स्मगलरों का काम करने का अंदाज देखने का मौका मिला था, लेकिन जितना डिसिप्लिन, खामोशी और वक्त की पाबंदी उमर के कारिंदों में देखी, बंबई वाले उसका अशर अशीर भी न थे। यहाँ सब काम मैकेनिकी अंदाज में हो रहा था। हमने करीब 1 घंटा आराम किया। अब शाम गहरी रात में बदल चुकी थी, लेकिन फुकेट में गहमा गहमी बढ़ती जा रही थी। जजीरा तो होटलों और रेस्टोरेंट्स की रोशनी और नियॉन लाइट्स के इश्तिहारों से बकाए नूर बना हुआ था। समंदर पर खड़े छोटे बड़े जहाज रोशनियों से जगमगा रहे थे। पानी की लहरों से झिलमिलाती ये रोशनियां एक इंतहाई मशहूर कुन समा बांध रही थीं। मैं खासी देर इस मंजर की दिलफरेबी में खोया रहा। प्रोग्राम के मुताबिक मुझे उमर के साथ रात 10 बजे एक तेज रफ्तार बोट में एक बजरों पर जाना था, जहां एक यूरोपी गाहक को उसने माल फरोख्त करना था और सौदा तय करने के फौरी बाद माल की डिलीवरी देनी थी। डिलीवरी मुकम्मल होने तक हमें बजरे में ही ठहरना था और माल की कीमत लेकर वापस लौटना था। उमर इस मिशन में भी मुझे हमरा ले जा रहा था। मुझे उसकी सिर्फ एक ही वजह समझ में आई कि वो मेरी मौजूदगी से फायदा उठाना चाहता था। उसके तमाम कारिंदे थाई और पठान थे, जो उसके लिए जान तो दे सकते थे, लेकिन अंग्रेजी से नाबल्द और गैर तालीम याफ्ता होने के बायस ग्राहकों के सामने उसका साथ नहीं दे सकते थे। शायद यही वजह थी कि खुनसा ने भी मुझे अपने साथ काम करने की निहायत पुरकशिश दावत दी थी। हमने खाना खाया और 9:45 बजे साहिल पर पहुंच गए। इस बार 5 मोटर बोट्स हमारी मुंतजिर थीं। एक में हमने बजरे तक जाना था, 2 बोट्स ने कराबी से माल बजरे तक लाना था, एक बोट ने बजरे और कराबी के दरमियान समंदर में हमारी बोट से सब अच्छा का सिग्नल वसूल करना और कराबी वाली बोट को पास करना था, और 5वीं बोट ने, जिस पर जदीद असलहे से लेस मुहाफिज थे, माल लाने वाली बोट को तहफ्फुज देना और बजरे से हमारी वापसी पर हमें कवर देना था। ज़ेर ज़मीन दुनिया के उसूलों के मुताबिक इंसानी जिंदगी की कोई कीमत नहीं। तमाम तदाबीर माल और रकम को तहफ्फुज देने के लिए की जाती हैं। अपनी जिंदगी की हिफाजत खुद करनी पड़ती है। हम 15 मिनट में ही बजरे तक पहुंच गए। हमारी बोट में बोट मास्टर के अलावा उमर के 2 जाती मुहाफिज भी थे। उमर और मैंने अपने अपने पिस्टल बोट में बैठने से पहले ही चेक कर लिए थे और मुहाफिज भी पूरी तरह चौकन्ना थे। हमारी बोट बजरे के साथ जाकर लग गई। मिलने का वक्त चूंकि पहले से तय हो चुका था, इसलिए बजरे पर गाहक के मुहाफिज हमारे मुंतजिर थे। कोड वर्ड्स का तबादला हुआ, टॉर्चों से हमारी शनाख्त की गई और फिर हमें दूसरी जानिब आने का कहा गया, जहां बजरे की एक साइड में सीढ़ियां बनी हुई थी, जिनके जरिए उमर और मैं बजरे के अरशे पर पहुंच गए। अरशे से हमें निचली तरफ एक कमरे में ले जाया गया। कमरा क्या था? एक इंतहाई दीदाजेब और कीमती फर्नीचर से सजा हुआ हॉल था, जिसमें एक तरफ बार बनी हुई थी, जिसमें दुनिया की महंगी तरीन अनवाओ इक़साम की शराब की बोतलें सजी थीं। कमरे में सफेद सूट में मलबूस एक मोटा और उधेड़ उम्र यूरोपी सोफे पर बैठा था, जिसे मुख्तसर लिबास पहने 6-7 यूरोपी हसीनाएं घेरे हुए थीं। इस आदमी ने सोफे पर बैठे बैठे हमसे हाथ मिलाया। रस्मी तौर पर हमें मशरूबात की दावत दी। हमारे इनकार पर उसने इशारों में ही इन लड़कियों को जाने का इशारा किया। वो सब फौरन ही कमरे से बाहर चली गईं। हम इस आदमी के सामने वाले सोफे पर बैठे थे और हम तीनों के सिवा कमरे में कोई और मौजूद न था। उमर ने अपनी जेब से हेरोइन का एक छोटा पैकेट निकाल कर उसे दिया। उसने सोफे के बिल्कुल साथ पड़े इंटरकॉम पर किसी को बुलाया। एक गठे हुए जिस्म वाला शख्स कमरे में दाखिल हुआ और हेरोइन के सैंपल का पैकेट खोलकर सूंघा और चुटकी भर हेरोइन मुंह में डाल ली। ये हेरोइन की क्वालिटी का टेस्ट था।
यहाँ ये अर्ज करता चलूं कि 70 के अशरे के आखिर तक हेरोइन की बैरूनी ममालिक में सप्लाई का वाहिद मरकज गोल्डन ट्रायंगल था। पाकिस्तान अभी इस लानत से महफूज था। गोल्डन ट्रायंगल की हेरोइन को ब्राउन पाउडर का नाम दिया गया था और ये क्वालिटी में 60% तक खालिस थी। मनशियात के आदि कोकेन और चरस ज्यादा इस्तेमाल करते थे। 80 के अशरे में पाकिस्तान क्वालिटी में नंबर 1 हेरोइन बनाने वाला मुल्क बन गया और 96% तक खालिस हेरोइन बनाने लगा था। ये बिल्कुल सफेद थी और इसे व्हाइट पाउडर का नाम दिया गया। चखने वाले ने इस बात में सर हिलाया। मोटा आदमी सिर्फ यूनानी जबान बोलता था, लिहाजा दूसरे आदमी ने मुतरज्जम के फराइज अदा किए। 2 टन हेरोइन का सौदा तय पाया और पहली खेप 1 टन मुकर्रर हुई। उमर और मैं इनसे इजाजत लेकर अरशे पर आ गए। उमर ने जेबी टॉर्च से बोट में बैठे मुहाफिजों को सिग्नल दिया। उन्होंने अपनी सर्च लाइट से दरमियान में ठहरी बोट को सिग्नल पास किया और इस बोट से कराबी वाली बोटों को सिग्नल दिया गया। किस्सा मुख्तसर, 1 घंटे के अंदर तीनों बोट्स बजरे से आ लगीं और हेरोइन के कार्टन बजरे में मुंतकिल होने शुरू हो गए। सिग्नल देने के बाद हम फिर कमरे में आ गए। वहाँ बड़े सूटकेसों में डॉलरों की गठियां लाई गई थीं। हेरोइन की कीमत $2.5 लाख फी किलोग्राम के हिसाब से $25 करोड़ बनती है। यानी सूटकेसों में $100 की 2500 गठियां थीं। डॉलरों भरे सूटकेस बोट्स में मुंतकिल किए गए और हम गर्मजोशी से दोनों गैर मुल्कियों से हाथ मिलाकर अपनी बोट में उतर आए। मैंने महसूस किया कि उमर कुछ घबराया हुआ सा है। उसने मुहाफिजों को कहा कि रेड अलर्ट पोजीशन है। हम दोनों ने भी अपने पिस्टल क्लिक कर लिए। उमर ने मुझे बताया कि हेरोइन लाने वाली बोट्स का पीछा किया गया है और ऐन मुमकिन है कि वापसी के सफर में अटैक हो जाए। हम सब इंतहाई चौकन्ना हुए अंधेरों में चारों तरफ दुश्मन को देख रहे थे। मेरे मशवरे पर अमल करते हुए उमर ने बोट्स को एक दूसरे के पीछे या साथ चलने के बजाय फैल कर चलने का कहा। इस तरह दुश्मन के लिए टारगेट का तयन करना मुश्किल हो जाता है। अभी अंदाजन आधा सफर ही तय हुआ था कि अंधेरे से अचानक नमूदार होकर 2 बोट्स ने हम पर फायर खोल दिया। डॉलरों वाले सूटकेस हमारी बोट में नहीं थे। हमला करने वालों के ख्याल में इसी बोट में थे जिस पर हम सवार थे। हमारी 2 बोट से रोशनी के राउंड फायर हुए और जो ही दोनों हमला आवर बोट्स पूरी तरह दिखाई दी, हमारी 2 बोट्स से रोशनी के राउंड फायर हुए और जो ही दोनों हमला आवर बोट्स पूरी तरह दिखाई दी, हमारी रोशनी के राउंड फायर करने वाली दोनों बोट्स तेजी से हमला आवर बोट्स की तरफ बढ़ी और उन पर खुदकार हथियारों से मुसलसल फायर करने लगी। हमला आवरों के लिए ये काउंटर अटैक खिलाफ तवक्को था। राउंड्स की रोशनी में हमने देखा कि हमारे बोट्स के आदमी खड़े होकर उन पर फायर कर रहे थे और हमला आवर बोट में छुपकर हमारे मुहाफिज माहिर निशानची थे और बेखौफ भी। हमला आवर दोनों बोट्स में से 3 आदमियों को मैंने चीख कर खड़े होते हुए समंदर में गिरते देखा। हमला आवरों के लिए यही नुकसान बहुत काफी था। दोनों बोट्स तेजी से घूमी और अंधेरे में गायब हो गईं। हमारी बोट से भी फायर रुक गया और हमने भी इसी में आफियत देखी कि खामोशी से बकिया सफर तय करें, क्योंकि फायर की आवाज से कोस्ट गार्ड वाले भी चौंक सकते थे। थोड़ी देर में हम बखैर आफियत कराबी के साहिल पर पहुंच गए। गाड़ियां हमारी मुंतजिर थीं। सूटकेस गाड़ियों में मुंतकिल किए गए। कराबी वाले घर पहुंचकर सूटकेस महफूज कर लिए गए और उमर ने चैन का सांस लिया। उसने अब बजरिया सड़क फुकेट जाने का प्रोग्राम बनाया, जहां हमने रात बसर करनी थी और अगले रोज वापस जाना था। चलने से पहले मैंने उमर को कहा कि मेरे ख्याल में हम पर हमला महज इत्तेफाकिया नहीं था, बल्कि ये प्लान्ड हमला था और उसी का कोई आदमी मुखबर था जिसने हमला आवरों को इत्तला भेजी है। मैंने कहा कि किसी को इल्म नहीं था कि सौदा तय हुआ है या नहीं और माल किस वक्त बोट्स पर लोड करना है। माल ले जाते हुए बोट्स पर इसलिए हमला नहीं किया गया क्योंकि इतनी भारी मिकदार का माल गायब करना आसान नहीं, जबकि डॉलरों के सूटकेस निस्बतन ज्यादा आसानी से छुपाए जा सकते हैं। हमारी वापसी का भी किसी को इल्म न था कि कब होगी। मुखबरी यकीनन बोट्स में माल लोड करने के बाद हुई है। उमर ने मेरी बात तवज्जो से सुनी और एक एक करके घर के तमाम मकीनों को बुलाया और उनसे पूछा कि माल लोड करने के बाद कौन साहिल से घर की बजाय कहीं और गया है। सबने कहा कि सिर्फ संपूर्ण पेट में दर्द की दवा लेने आध घंटे के लिए बाहर गया था, वरना सब इकट्ठे घर वापस आए थे और कोई भी घर से बाहर नहीं निकला। गाड़ियों के ड्राइवर भी तमाम वक्त अपनी गाड़ियों में घर के सामने या साहिल पर मौजूद रहे। संपूर्ण से पूछा गया तो उसने दवा लाने वाली कहानी सुनाई। मैंने उससे अंग्रेजी में पूछा कि तुम केमिस्ट से दवा लेने से पहले जिससे मिले थे वो कौन था। मैंने तो ये सवाल यूं ही दाग दिया था, लेकिन संपूर्ण घबरा गया और टूटी फूटी अंग्रेजी में लड़खड़ाती जबान में बोला, वो तो एक दोस्त था जो सरेराह मिल गया था। मैंने कहा कि और तुम उसके साथ कहाँ गए थे, हमें सब इल्म है।
ये सुनकर तो संपूर्ण की हालत नागुफ्तबे हो गई। वो मुसलसल थूक निकल रहा था, उसके होंठ खुश्क हो चुके थे और जबान साथ देने से कासिर थी। वो पीछे हटते हुए बोला, बताता हूँ, और एक बार की जेब से पिस्तौल निकाल लिया। उसके हाथ कपकपा रहे थे। उसके पिस्टल निकालने से पहले ही मेरा हाथ जैकेट की जेब में जा चुका था जिसमें क्लिक हुआ पिस्टल था। मैंने जेब के अंदर ही से उसका अंदाजन निशाना लेते हुए ट्रिगर दबा दिया। गोली ऐन उसके सीने में लगी। वो उछलकर पीछे गिरा और ढेर हो गया। उमर को चंद लम्हे समझ ही नहीं आई कि फायर कहां से हुआ है। जब मैंने पिस्टल बाहर निकाला और उसकी नाल फूंक मारकर साफ की तो उमर के पल्ले पड़ा। वंडरफुल कहते हुए उमर ने आगे बढ़कर मुझे गले लगा लिया। उसके साथी भी हैरान और सरासीमा मुझे देख रहे थे। संपूर्ण के पिस्टल निकालने की वजह से अब किसी शक व शुबे की गुंजाइश न थी कि वो गद्दारी का मुर्तकिब हुआ है, और अगर मैं उसे गोली ना मारता तो उसका निशाना मैं या उमर होता। उमर ने थाई जबान में मुहाफिजों को कुछ कहा जो उसकी लाश उठाकर बाहर ले गए। थोड़ी देर बाद गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज आई। न जानते हुए भी मुझे यकीन था कि मुहाफिज संपूर्ण की लाश को समंदर में फेंकने ले गए हैं। खूनी शार्क इंसानी जिस्म को मुकम्मल तौर पर खत्म कर देती है और फुकेट का समंदर उनसे भरा हुआ है। अगले रोज 10 बजे हमारा वापसी का सफर शुरू हुआ और शाम ढलते हम मलेशिया में उमर के कोटा बारू वाले घर पहुंच गए। घर के मुलाजिमों ने डॉलरों वाले और हमारे जाती सूटकेस उठाए। रात को सोते वक्त मैं सोच रहा था कि न जाने मेरे हाथों से अभी और कितने खून होने हैं। बंबई से इंसानी जिंदगियों से खेलने का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो खटमंडू में शिद्दत पकड़ गया और आज फिर संपूर्ण मेरी गोली से मरा। बंबई में मेरे हाथों सीबीआई के 4 अफसर, घर की मुलाजिमा और उसका शौहर, खटमंडू में मुक्ति बाहिनी के 14 एजेंट मेरे हाथों मारे गए और आज फिर एक इंसानी जिंदगी का मेरे हाथों खात्मा हुआ। अगरचे मुझे इन सब को हलाक करने पर कभी नदामत या ज़मीर पर बोझ महसूस नहीं हुआ, लेकिन एक खलिश आज भी बेचैन कर देती है। मेरे हाथों आज तक कुल 21 अफराद हलाक हुए थे, जिनमें से सिवाय संपूर्ण के किसी ने मुझ पर असलहा नहीं ताना था। संपूर्ण के सिवा हलाक होने वाले 20 अफराद मेरे वतन के और मेरे दुश्मन थे। अगर मैं उन्हें हलाक न करता तो यकीनन वो मुझे हलाक कर देते या मेरे वतन को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाते। लेकिन ये अगर का लफ्ज मुझे परेशान कर देता था। आखिर किस कानून के तहत मैंने उन लोगों की जिंदगियां खत्म की? क्या अगर या दूसरे मानों में मुकम्मल शक मुझे किसी की जिंदगी लेने का हक देता है? आखिर इन लोगों के भी तो वालिदैन, बीवी, बच्चे और बहन भाई होंगे। एक इंसान को मारने का मतलब है वालिदैन के बुढ़ापे का सहारा छीनना, बच्चों को यतीम और बीवी को बेवा करना। कुरान पाक में इरशाद है कि जिसने एक इंसान को कत्ल किया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। मैं सोच रहा था कि मेरे हाथों न चाहते हुए भी कितनी दुनियाएं हलाक हो चुकी हैं। मैं इस खूनी होली से तंग आ चुका था। मैंने तहिया कर लिया कि मैं हद्दुल इम्कान किसी को कत्ल करने से गुरेज करूंगा, लेकिन मेरे इस फैसले पर तकदीर मुस्कुरा रही थी। बहरहाल सोने से पहले मैंने ये फैसला कर लिया कि सुबह मैं उमर से अपने असली मकसद यानी बांग्लादेश में चिटागोंग के पहाड़ी इलाके रांगामाटी जाने के लिए गाइड और सामान उठाने वाले मजदूरों का फौरी इंतजाम करने का आखिरी बार कहूंगा, और अगर उसने लीतो लाल किया तो मजीद वक्त जाया किए बगैर कोई दूसरा जरिया तलाश करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन